हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एरर्स इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में एरर्स कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हमने आपने डिस्कशन किया था, स्टडी किया था, उनको एनालिसिस किया था। और आई थिंक आपने उसको जो है अच्छे से पिछली क्लास में चीजों को एनालाइज किया होगा, देखा होगा जो है। तो धीरे धीरे करके हम इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। जो आपका फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन, काफी सारे टॉपिक्स इस जो है काफी सारे मॉड्यूल्स इस टॉपिक के कवर हो चुके हैं। बस चंद ही कुछ जो है बाकी रह गए हैं और इसके बाद आपका ये टॉपिक इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके लिए एक खुशखबरी है कि आपका ये पहला टॉपिक, पहला इंट्रोडक्शन टॉपिक जो था सर्वेइंग का, वो अब कंप्लीट होने को है। और मुझे उम्मीद है, इस उम्मीद के साथ कि आपने इस चैनल को बखूबी देखा होगा, बखूबी सारे लेक्चर्स को बहुत केयरफुली अटेम्प्ट किया होगा, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपनी जिम्मेदारियों के साथ आपने जो है अपनी क्लासेस अटेंड की होंगी। और रेगुलर प्रैक्टिस, जैसा कि मैं हर क्लास में आपको बताता हूं, रेगुलर प्रैक्टिस में आप रहे होंगे। अब ज्यादा से ज्यादा आपने जो है प्रैक्टिस किया होगा जो है, और अपने साथियों को भी अपने साथ इस चैनल पर लाइए जो आपके सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं, जो सिविल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी जेई की, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, गेट की, पीएसयू की, या फिर अदर स्टेट जेई एग्जाम्स, या इस स्टेट लेवल जेई एग्जाम्स, या अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव एज फ्रॉम इंजीनियरिंग सर्विसेज। तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल पे आप अपडेट रहिए, रेगुलर रहिए, जिससे सारे आपके जो कंफ्यूजन है वो जो है आपको क्लियर किया जा सके, उनका सलूशन आपको दिया जा सके। ये जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये चैनल, एक नया चैनल डेवलप किया गया है आप सभी के लिए, जो भी जेई की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए प्रिपरेशन किया गया है, डेवलप किया गया है ये चैनल। ये हमारा नहीं, आपका, हमारा, हम सब का चैनल है। और हम सब मिलकर एक जबरदस्त, एक जो है इंटरेस्ट, एक सुपर चैनल इसको क्रिएट करेंगे। लेकिन इसके लिए आपका सहयोग जरूरी है, आपका जो है कोऑपरेट जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को, अपने इस चैनल को, जेनिक मैकेनिकल सिविल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, बिकॉज आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको उसी से मिलेंगी। तो आप बिना जो है डाउट के, बिना रुके, तुरंत अपने बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और प्रिपेयर हो जाइए मेंटली और फिजिकली एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फॉर द अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट सर्वेइंग। ओके, तो काफी सारे लेक्चर्स हमने इसमें क्लियर कर लिए हैं डियर, जैसे कि इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वेइंग, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग, स्केल क्या होता है, श्रिंकेज मैप क्या होता है, स्केल के टाइप्स क्या होते हैं, स्केल पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या है, श्रिंकेज पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपने पढ़ा, वर्क एरर्स क्या होती हैं सर्वेइंग में, है ना, कन्वेंशनल साइंस क्या होते हैं। ये सारी चीजें आपने जो है रेगुलर वे में, अगर रेगुलर वे में क्लास अटेंड किया होगा तो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी मेरे ख्याल से जो है। और अगर कुछ आपको इसमें एक्स्ट्रा ऐड कराना है, या फिर कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आती है, तो प्लीज अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जो है मुझे रिप्लाई करिए, बताइए, क्योंकि आपके इस कमेंट्स का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। तो प्लीज अगर कोई भी डाउट, अगर मैं आपका जो है क्लियर हो पा रहा है या नहीं भी हो पा रहा है, सो प्लीज आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, क्योंकि आप, हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता, आपका कंफ्यूजन क्लियर करना जो है। और हमारा बस एक एम है, एग्जाम को क्लियर करना, एग्जाम को क्वालिफाई करना, और हमारा कोई टारगेट नहीं है। सो प्लीज स्टार्ट विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटी और अच्छे से प्रिपेयर करिए। हाँ, मुझे उम्मीद है कि प्रॉपर नोट्स भी आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, प्रॉपर वे में जो है चीजों को रेगुलराइज किया होगा। और बेटा प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर ये टॉपिक आपका खत्म होगा तो इस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा,
क्योंकि यहाँ पर तो मैंने आपको एक ही 2 न्यूमेरिकल्स जो है बताए हैं, बिकॉज इसके बाद लेकिन आपको प्रैक्टिस जरूर करना है उन पर। जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर्स की बुक्स हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हैं, उनसे आप प्रिपेयर करिए। जब तक आपका ये चैनल जैनिक मैकेनिकल सिविल एक जबरदस्त बुक आपको प्रोवाइड नहीं कर देता, तब तक आप जो है प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको एनालिसिस करते रहिए, स्टडी करिए, प्रिपेयर करते रहिए। और इन्हीं सब जो है शुभकामनाओं के साथ, कॉन्ग्रेचुलेशंस के साथ अब चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन का। जो अभी लेफ्ट मॉड्यूल, जो मॉड्यूल्स अभी लेफ्ट हैं, उन पे अब हम डिस्कशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एरर्स इन सर्वेइंग। सर्वेइंग में किस टाइप से एरर्स होती हैं, कैसे उनका फंक्शन होता है, क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे वो एग्जिस्ट करती हैं, वो सारी चीजें आपने क्लियर कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है वर्क ऑफ ए सर्वेयर, मेथड्स टू मेजर द डिस्टेंस, मेथड्स ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। एक प्रिसीजन इन सर्वेइंग क्या होता है, एक परमिसिबल एरर्स इन सर्वेइंग क्या होता है। तो जो भी चीजें आपको छूट गई हैं या अभी कुछ टॉपिक्स इसमें जो मैंने जैसे कि मैंने आपको बताया, वो सभी चीजें अब हम आज उस पर डिस्कस करेंगे। और इन केस अगर कोई चीज आपको भी लगता है कि सर ये चीज होना चाहिए था, तो उसको प्लीज जो है मुझ तक पहुंचाइए और उस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके, आपका कंफ्यूजन क्लियर हो सके, जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो सके। ओके, तो चलिए अब बिना एक क्षण गवाए, बिना एक सेकेंड भी गवाए, अब जो है आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं वर्क ऑफ ए सर्वेयर। एक सर्वेयर का वर्क क्या होता है, एक सर्वेयर का वर्क क्या होता है, वर्क ऑफ ए सर्वेयर, वर्क ऑफ ए सर्वेयर, SURVEYOR, वर्क ऑफ ए सर्वेयर क्या होता है, क्या समझते हैं आप इससे। वर्क ऑफ ए सर्वेयर है ना, वर्क ऑफ ए सर्वेयर, जैसे ही आपने सुना ये शब्द वर्क ऑफ ए सर्वेयर, एक सर्वेक्षक का कार्य क्या होना चाहिए, आपको क्या लगता है, कुछ मुझे सजेस्ट करिए, कुछ अपने विचार व्यक्त करिए कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है एक सर्वेयर का वर्क, या क्या होना चाहिए। और ये मुझे रिप्लाई करिए कमेंट बॉक्स में। और हाँ, अपने इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये सभी तक पहुंच सके और आपका ये चैनल एक बेस्ट मेथोडोलॉजी जो है आपको रिप्रेजेंट कर सके, आपको हैंड ओवर कर सके। तो चलिए वर्क ऑफ अ सर्वेयर स्टार्ट करते हैं। एक जो सर्वेयर का वर्क होता है वो होता है, एक तो जो इसको 2 तरह से कैटेगराइज किया गया है। एक जो इसका सर्वेइंग ऑपरेशन है, एक सर्वेइंग ऑपरेशन है फर्स्ट इज सर्वेइंग ऑपरेशन, SURVEYING, ठीक है। सर्वेइंग ऑपरेशंस OPOPERATION, सर्वेइंग ऑपरेशन। सेकेंड है एडजस्टमेंट एंड केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, सेकेंड है एडजस्टमेंट USTMENT, एडजस्टमेंट एंड केयर, इंस्ट्रूमेंट की मतलब देखभाल, ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना, ऑफ इंस्ट्रूमेंट, INSTRUMENT, ओके। एक सर्वेक्षक का क्या दायित्व होना चाहिए सर्वेइंग वर्क के साथ साथ, तो ये चीजें भी आप यहां पे समझेंगे। इसमें देखिए 3 तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है यहां पर, जो है फर्स्ट फील्ड वर्क, जो भी वो करता है। फर्स्ट है आपका इसमें फील्ड वर्क, फील्ड वर्क जो करना है FIELD, फील्ड वर्क, जो भी फील्ड वर्क करते हैं, जैसे मेजरमेंट का काम या एंगल मेजरमेंट का काम, या जो भी फील्ड में दौड़ने मतलब जो है फील्ड का काम है, फिजिकल एक्टिविटीज है, फील्ड वर्क, वो आपका फील्ड वर्क को रिफर कर रहे हैं।
उसके बाद सेकंड आता है फील्ड वर्क आपने कर लिया, उसके बाद मैप बनाने का काम, मैपिंग का भी तो काम आता है डियर भाई। नक्शा, मेन उद्देश्य हमारा क्या है सर्वेइंग का, मैप बनाना, नक्शा बनाना, प्लान बनाना। तो हम क्या करेंगे, ये आपका नेक्स्ट है मैपिंग वर्क, MAPPING, मैपिंग वर्क, WORK, मैपिंग वर्क। और थर्ड क्या है डियर, थर्ड क्या हो सकता है, आप सोच के बताइए जरा मुझे कि आपके हिसाब से क्या हो सकता है थर्ड। तब तक मैं जो है इसको बताता हूं आपको। थर्ड वर्क और क्या हो सकता है भाई, आपने फील्ड वर्क भी कर लिया, मैपिंग का भी काम कर लिया, अभी क्या बच रहा है, तो चलिए मैं बताता हूं। अभी आपका ये बच रहा है कंप्यूटेशन वर्क, संगणना करना, जैसे क्षेत्रफल आप ज्ञात करते हैं, आयतन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटेशन कौन करेगा, वो भी तो हमें ही करना पड़ेगा, COMPUTATION, कंप्यूटेशन। तो ये इस तरह से 3 वर्क थे डियर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जो है सर्वेइंग ऑपरेशन के दौरान। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को यूज करना तो ठीक है भाई, जो भी आप मेथड अप्लाई करोगे कॉमन सी बात है, इंस्ट्रूमेंट आप उसमें अप्लाई करोगे, लेकिन जो है इंस्ट्रूमेंट को अप्लाई करने के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट की केयर भी तो करना है। ऐसा थोड़ी ना फेंक दिया कहीं पे, पड़ा पड़ा टूट गया, फूट गया, खो गया, तो उसकी भरपाई कौन करेगा, जिसको हैंडओवर हुआ रहेगा। अगर आपको हैंडओवर हुआ है तो आपसे भी मांगा जाएगा सामान। कॉलेज में, स्कूल में होता था ना कि ये भाई ऑटो लेवल है, ये सॉरी ये थियोडोलाइट है, ये डंपी लेवल है, इसको बहुत केयर से बैक बॉक्स से निकालना, रखना, एडजस्टमेंट करना, फिर वापस कंप्लीट होने के बाद वर्क प्रैक्टिकल वापस इसको हैंडओवर कर देना लैब में। तो वो क्या करते थे आप, वो आपको बताया जाता था ना भाई देखो टूटने फूटना नहीं चाहिए वरना आप फाइन भरोगे, फिर आपसे फाइन कलेक्ट किया जाता था। तो इस तरह से जो है वो चीजें आपको ध्यान में देनी है कि जो है इनका केयर भी है, हमारा दायित्व होता है। केवल इनसे अपना वर्क करना और वर्क करने के बाद इनको फेंक नहीं देना चाहिए हमें। हमारा ये दायित्व बन जाता है, हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि इंस्ट्रूमेंट की हम केयर करें और इंस्ट्रूमेंट को सेफ रखें जिससे उसकी लाइफ अच्छी हो, और फिर हम जब हमें उसकी जरूरत हो तो हम फिर उसको यूज में ला सकें। ओके, तो एडजस्टमेंट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट हम सर्वेइंग में यूज करते हैं, वो जो है यूज करने से पहले उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर वे में जरूरी होता है। एडजस्टमेंट से देखिए बहुत फायदे हैं। पहली बात, जो एरर्स होती है वो जो है नहीं, वो मतलब बहुत कम हो जाती है। रीजन क्या है, जैसे कि आपने कोई वर्क किया, आपने बिना चेक किए इंस्ट्रूमेंट को, जैसे सपोज दैट आपकी चेन है, अब आपने बिना उसकी स्टैंडर्ड लेंथ चेक किए ही आपने सर्वेइंग ऑपरेशन कर दिया। 20 मीटर की होनी चाहिए, 20 मीटर 30 मीटर की जो भी स्टैंडर्ड लेंथ है, वो 20 मीटर 30 मीटर आपने उसको मीजर करने से किए बिना ही आपने उसके ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। तो हो सकता है वो चेन डिफेक्टिव हो सकता है बहुत ज्यादा पुरानी हो गई हो, बहुत ज्यादा बार बार यूज करने के कारण वो घिस गई हो, उसकी लेंथ कम हो गई हो या ज्यादा हो गई हो स्टैंडर्ड लेंथ से 20 मीटर से। तो इसलिए डियर हमेशा याद रखिए, सर्वेइंग में कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करने से पहले उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट चेकअप जरूरी है कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट करेक्ट अपने ऑर्डर में है, करेक्ट पोजीशन अपने करेक्ट स्टेट में है या नहीं। ऐसा तो नहीं कि वो डिफेक्टिव स्टेट में अपने आ गया है। तो भाई जब आपने शुरू में ही इनिशिएट ही आपने डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से किया है, तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हो कि रिजल्ट आपको एक्यूरेट मिल जाएगा? बताइए मुझे, ये इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मिल सकता है तो, नहीं मिल सकता है तो भी ठीक है, तो कोई चांस नहीं है। इसीलिए वर्क, लेकिन हम जो है ये हमारे हाथ में है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। वर्क स्टार्ट करने से पहले ही टेस्टिंग करना इंस्ट्रूमेंट का, उसका एडजस्टमेंट करना, एडजस्टमेंट एंड टेस्टिंग भी तो करोगे आप, है ना, कि भाई सही है कि नहीं हमारा इंस्ट्रूमेंट। एडजस्टमेंट एंड केयर एंड टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऐस कर देते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट या इंस्ट्रूमेंट जो भी आपको बेटर लगे। तो इसलिए जो है बहुत जरूरी होता है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो जिससे आपने इंस्ट्रूमेंट लिया वो आप पे जो है कोई एलिगेशन लगाएगा, कोई आप पे जो है आरोप लगाने से आप बच जाएंगे क्योंकि शुरू में ही इंस्ट्रूमेंट डिफेक्टिव था। अगर आपने चेक नहीं किया तो बाद में अगले जिसने आपको आपको दिया है वो आपसे कह सकता है कि आपने इसको बिगाड़ा, आपने इसको खराब किया। तो इस एलिगेशन से आप बच जाएंगे, इस आरोप प्रत्यारोप से आप बच जाएंगे।
दूसरी बात, रीडिंग्स आपको सही मिलेंगी, करेक्ट मिलेंगी। तीसरी बात जो है, सबकी जानकारी में रहेगा, नॉलेज में रहेगा, कोई चीज जो आप भी उसको अच्छे से यूज करोगे, करेक्ट रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। फिर आप उसको सेफली दे करके फिर से जरूरत पड़ने पर फिर से यूज में ला सकते हो, फिर से मांग सकते हो। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। और जब हम इंस्ट्रूमेंट ले लेते हैं तो हमारा दायित्व, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है डियर, कि उसको हम सेफ रखें इंस्ट्रूमेंट को, और सही से ऑपरेट करें, और उसको टूट फूट से बचाएं। कोई ऐसा नहीं कि काम हो गया तो ट्राइपॉड फेंक दिया उधर, लेवल इंस्ट्रूमेंट उधर पड़ा है, बॉक्स उधर पड़ा है, कुछ पता नहीं है सामान, हम लोग कहीं मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं जो है, तो वहां पर ईमानदारी से वर्क करो। जब मस्ती करना हो तब मस्ती के साथ मस्ती करो, लेकिन जब आप स्टडी कर रहे हो, बी स्टडी, ओनली स्टडी मोड में आप रहिए, एंड डोंट टेक एनी अदर मोड। ओके, तो एडजस्टमेंट एंड केयर टेस्टिंग बहुत जरूरी है। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो सारी चीजें ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। इस तरह से ऐसा देखिए, इससे एक फायदा और है, जो एरर्स होने वाली होती है, जैसे अभी मैंने पिछले लास्ट क्लास में आपको बताया था कि कम्युलेटिव एरर्स, कंपनसेटिंग एरर्स, ये सारी एरर्स या नेचुरल एरर या इंस्ट्रूमेंटल एरर ज्यादा क्यों होती हैं? क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले उसका केयर नहीं करते, उसका टेस्टिंग नहीं करते, उसका एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। नेचुरल कॉजेस को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन इंस्ट्रूमेंट कॉजेस को बिना टेस्टिंग के ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल एरर आपके कंट्रोल में है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, नेचुरल एरर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। देख रहे हैं खराब मौसम है भाई, बहुत तेज बारिश हो रही, कौन करने जाएगा सर्विंग? उसमें सर्विंग कर भी लेंगे तो क्या गारंटी है रिजल्ट आपका करेक्ट आ जाएगा? लेकिन जो है अगर कोई अल्टरनेटिव नहीं है तब हो सकता है आपको करना पड़े सर्विंग। तो इसलिए जो है ये सारी चीजें आप लगभग कंट्रोल में कर सकते हैं। इससे आपके जो सर्वेइंग का वर्क है, जो प्रिसीजन है, वो अच्छा हो जाएगा, परिशुद्धता आपके सर्वेक्षण कार्य की अच्छी हो जाएगी, रिजल्ट आपके एक्यूरेट हो जाएंगे, जो हमारी पहली प्राथमिकता होती है। हमेशा याद रखिए, डॉक्टर बहुत सारे हैं, इंजीनियर बहुत सारे हैं, टीचर बहुत सारे हैं, लेकिन आप किसको प्रेफर करते हो? जो डॉक्टर अच्छी से अच्छी दवाई देता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट में। जो इंजीनियर एक बेस्ट इंजीनियर की पहचान क्या होती है? वो इकोनॉमिकल चीजें डेवलप करता है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर होती है, और डिजाइनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेटर होती है, मॉडर्नाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, उनकी टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बेस्ट होती हैं। तो हर तरह से बेनिफिट होता है, तब आप उसके पास जाते हो। उसी तरह से जो है आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी हमारे सर्विंग ऑपरेशन है, ऐसा नहीं कि मेथड जान रहे हैं और उसके बाद फिर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, नो, ऐसा नहीं सोचना है। आपको आपकी पहली प्राथमिकता है, क्योंकि आप भीड़ में शामिल मत हुए, आप तब सबसे डिफरेंट होंगे। जैसे कि एक टॉपर होता है, स्टूडेंट सभी होते हैं, लेकिन टॉपर सबसे हार्ड वर्क करता है, सबसे अच्छे नंबर्स लाता है, इसलिए लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसकी ज्यादा वो एक आइडियल हो जाता है, और स्टूडेंट्स को उसको सीख लेने के लिए बोला जाता है। तो इसी तरह से जो है आप अगर सबकी तरह वर्क करेंगे तो आप में और उनमें क्या डिफरेंट रहेगा, फिर आपको कोई क्यों लाइक करेगा? तो इसलिए आप समझिए कि जो है जब तक आप बेटर रिजल्ट नहीं देंगे पहले, क्योंकि सर्वेइंग में एरर्स होना स्वाभाविक है, ऐसी बात नहीं है। सर्वेइंग एक ऐसा विषय है आपका, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एरर्स होना पॉजिटिव है, वो स्वाभाविक है, नेचुरली। लेकिन कितने मिनिमम एरर होगी ये आपकी बेस्ट क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का संघर्ष बयान करता है कि उसमें कितना दम है, कितना उसने स्ट्रगल किया है, लेकिन ये हार्ड वर्क, ये स्ट्रगल सही वे में, करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए, इनडायरेक्ट वे, इनकरेक्ट वे में नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह से आप भी करेंगे सर्वेइंग या सर्वेइंग ऑपरेशंस करेंगे, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि पहली प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए कि जो है हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आना चाहिए, एरर्स कम से कम हो। जितनी कम से कम एरर और जितनी जल्दी सर्वेइंग ऑपरेशन कर लेंगे, उतनी जल्दी आप एक कुशल और एक बेस्ट सर्वेयर बन जाएंगे। ओके, तो इसी उम्मीद के साथ जो है आगे स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट एंड केयर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखभाल करनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट की, उसको एडजस्ट करने लेना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई चीज डिफेक्ट है उसमें, तो और आपको टेक्निक पता है, तो आप क्या करेंगे कि उस डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट से भी आप करेक्ट रिजल्ट फाइंड कर लेंगे। जैसे एरर ड्यू टू कर्वेचर और रिफ्लेक्शन के कारण कुछ एरर्स होती हैं,
तो वो लेवल इंस्ट्रूमेंट या जो भी हमारा टेलीस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे थ्योडलाइट या लेवल इंस्ट्रूमेंट, उसकी मदद से जो है डिफेक्टिव होने के बावजूद हम उसे करेक्ट रीडिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन ये कैसे कर लेते हैं वो मैं बताऊंगा जब एक टॉपिक आएगा पढ़ाने को, तब बताऊंगा। और जो है आप इस जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे, तब उस पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिए जो है एडजस्टमेंट एंड केयर एंड टेस्टिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी बहुत जरूरी है। एक कुशल सर्वेक्षक की पहचान होती है, उसका दायित्व तो होता है कि वो उन चीजों की देखभाल करे और उनको सेफ रखे। कंप्यूटेशन, संगणना करना, मैपिंग वर्क, जो मैप आप तैयार करते हो, सबसे पहले तो आप फील्ड वर्क करोगे, जो भी आपने मेजरमेंट वगैरह लेना है, नाप जोख जो भी करनी है, दौड़ना धूपना है, वो सारी चीजें आपका फील्ड वर्क में आ जाएगा। आफ्टर देन आप फिर उससे नक्शे का काम करोगे, जिसे बोलते हैं प्लॉटिंग वर्क या मैपिंग वर्क, वो आप करोगे। मैपिंग को प्लॉटिंग भी आप बोल सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आ जाता है डियर, दैट इज कंप्यूटेशन, संगणना करना। तो ये सारी चीजें थी डियर, जो इसके बाद ये तो आपको प्रिफर करना ही है जो है, क्योंकि ये जितना बेस्ट होगा आपका, ये सारी चीजें उतनी बेस्ट ऑटोमेटिक होने लगेंगी, रिजल्ट उतने बेस्ट होने लगेंगे। तो आई थिंक मेरे ख्याल से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बिफोर टू डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ डिस्टेंस मेजरमेंट के। किसी दूरी को नापने के, किसी लेंथ को, किसी भी चीज को नापने का एक यूनिट होता है, एक इकाई होता है। तो क्योंकि आप लैंड सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, भूमि सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, या सर्वेक्षण पढ़ रहे हैं, सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, तो इसलिए आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। जो भी बेसिक यूनिट्स हैं लाइक दैट मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, गज, फुट, इंच, mm, 1000, किलोमीटर, ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती हैं। जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, कोई भी प्रोजेक्ट वर्क होता है कहीं पर, तो वहां पर आपको ये सारी चीजें जो है करनी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं। तो इसलिए वहां पर आपको प्रॉब्लम ना हो जो है, इसलिए ये यूनिट्स का जानकारी होना बहुत जरूरी है। सपोज दैट, क्योंकि आपको पता है इंजीनियरिंग वर्क मीटर में होता है, mm में होता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए वो आप लोकल वहां पर फुट में चल रहा है, इंचेस में चल रहा है, तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं डियर, इन सभी को आप ध्यान से देखिए। तो आगे स्टार्ट करते हैं। सम इंपॉर्टेंट यूनिट है ना, या यूनिट मेजरमेंट्स, सब इंपॉर्टेंट यूनिट्स जो यूज होती हैं, है ना, जो हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स कौन कौन सी यूनिट्स हैं, और एक यूनिट को दूसरे यूनिट में हमें कन्वर्ट कैसे करना है, कैसे हमें चेंज करना है, इन सारी चीजों पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ यूनिट्स के बारे में कि यूनिट्स क्या होती हैं उस पे हम डिस्कस करेंगे। यूनिट्स पर जो है कितने टाइप्स की हैं, कौन सी हैं, और कैसे आपको कोई कन्वर्जन करना है, चाहे वो एरिया हो, है ना, लेंथ हो, ठीक है, तब आप उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आप उसको कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो आप इसे कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी बोल सकते हैं, इसमें नो डाउट जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिकॉज इसमें हम देख रहे हैं, हम सीखेंगे कि यूनिट को एक यूनिट का हम कन्वर्जन, परिवर्तन कैसे करेंगे एक यूनिट से दूसरी यूनिट में। ओके, तो इन सारी चीजों को हम सीखेंगे यहाँ पर। यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक रूप से दूसरे रूप में। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि भाई हमें मीटर है, हमें इसको फुट में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है, तो आपको पता ही नहीं कि 1 मीटर में कितना फुट होता है या 1 फुट में कितना मीटर होता है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे आप? आपको गज में दिया है, यार्ड में, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कैसे करोगे? ठीक है, सॉन्ग तो अच्छे से पता हो जाएगा, 52 गज का दामन, लेकिन यहां पर अगर गज को mm, मीटर क्यूब में, मीटर में चेंज करने कहा जाए, तब आप कैसे करोगे? तो वो सारी चीजें आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, सम इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन, some important IMPORTANT, some important unit conversion from one form to another. Unit UNIT, unit
कन्वर्जन, CONVERSION, सम इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन। ओके, तो इस पर हमारा डिस्कशन, ये भी सारी चीजें आपको जानना बहुत 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 जरूरी है। विदाउट इसके जो है बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इनको चलिए जानते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब चलिए फर्स्ट पॉइंट, दैट इज फर्स्ट पॉइंट, आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। ओके, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये तो कॉमन सी चीजें हैं, आप सब जानते हो, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 1000 ऑफ मीटर होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 1 नॉटिकल माइल में, ठीक है, कितने किलोमीटर होते हैं? 1 नॉटिकल माइल, 1 नॉटिकल, KNOTI, नॉटिकल माइल, CAL, नॉटिकल माइल इज इक्वल्स टू 1.853 किलोमीटर। अगर मीटर में बात करें तो 1853 मीटर, 1853 मीटर। ओके, 1853 मीटर। ओके, 1 नॉटिकल माइल। अब भाई ये नॉटिकल माइल क्या है, आपको क्या लगा? अगर कुछ आपको जो है पता है इसके बारे में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जो है नॉटिकल माइल से मतलब क्या समझे आप? एक्चुअली में ये जो नॉट शब्द है, आप देख रहे हैं नॉट, इसमें वो नॉट शब्द जो हमारा जलयान होता है उसकी समुद्र में गति को रिप्रेजेंट करता है, कि समुद्र में उसकी गति क्या है जलयान की, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये जनरली एक नॉट इज इक्वल टू होता है, एक नॉट 1 KNOT, 1 नॉट इज इक्वल टू होता है जनरली डियर 6080 फुट, 6080 फुट पर आवर, पर आवर, HOUR, 6080 फुट पर आवर का जो है होता है। और एक कैनल माइल होता है, तो नॉटिकल माइल हो गया, एक कैनल माइल होता है, CANALMILE, कैनल माइल की जो वैल्यू होती है दैट इज 5000 फुट। बेटा 5000 फुट के इक्विवेलेंट 1 कैनल माइल होता है, अंडरस्टैंड? 5000 के इक्विवेलेंट 1 कैनल माइल होता है। ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो आगे अब आइए कुछ और इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन की यूनिट की बात करेंगे, दैट इज 2, 3, 4, 5, दैट इज 6। ओके, तो चलिए अब 7th पे अब बात करते हैं, जो है कि 1 मीटर में, 1 मीटर में कितने इंच होते हैं? 39.37 इंच। 1 मीटर में डियर 39.37 इंचेस होते हैं। ओके, या 1 सेंटीमीटर की अगर बात करें तो ये 0.3937 इंचेस हो जाएंगे, 3937 इंचेस। ओके, अंडरस्टैंड? 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? ध्यान दीजिए, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3.281 फुट होता है 1 मीटर में। 1 मीटर में 3.281 फुट होता है। ओके, और 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 30.48 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर होते हैं, 0.3048 मीटर होते हैं, ठीक है। इसी क्रम में एक शब्द आता है फरलॉन्ग, FURLONG। 1 फरलॉन्ग इक्वल टू होता है 220 यार्ड, 220 गज, 52 गज नहीं, 220 गज, ठीक है। और इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 201.164 मीटर में आता है ये। ओके, अंडरस्टैंड? एक जो यार्ड होता है, एक गज जो होता है ना, एक गज जो होता है डियर,
वन यार्ड की अगर बात करें तो 1 यार्ड जो होता है वो 0.9144 मीटर के बराबर होता है। 0.9144 मीटर के इक्विवेलेंट होता है डियर, ठीक है। और एक यार्ड अगर फुट की बात करें, 1 यार्ड इन द फुट में अगर बात करें तो 3 फुट जनरली लिया जाता है। यार्ड क्यों कहा जाता है? यार्ड इसलिए कहा जाता है, गज हिंदी में अगर बात करें, एक हाथी का जो कदम होता है उसको गज माने हाथी, तो हाथी का जो कदम होता है वो जनरली एक कदम जो रखता है उसको एक गज बोला जाता है। जनरली वो 3 फुट के बराबर जो है पाया गया है, ठीक है। तो 1 यार्ड इक्वल टू जो है 3 फुट। और यहां पर अगर 1 मीटर स्क्वायर, ये तो 8 हो गया, 9 10 11 ओके 12 13, ये सारे आपको पॉइंट्स यहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद डियर नेक्स्ट जो है, अगर 1 यार्ड है 3 फुट है, अगर 1 स्क्वायर यार्ड होगा तब देखिए कितना होगा, 1 स्क्वायर यार्ड 14, 1 स्क्वायर यार्ड है ना, 1 स्क्वायर यार्ड होगा तो 9 स्क्वायर फुट हो जाएगा दोनों का। 1 स्क्वायर यार्ड, 1 स्क्वायर यार्ड आपका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 3 जा 9, 9 स्क्वायर फुट, 9 स्क्वायर फुट। ओके, फुट आपको पता है मीट्रिक सिस्टम नहीं है, वो इंग्लिश जो है, ठीक है। मीट्रिक सिस्टम के पहले जब तक मीट्रिक सिस्टम नहीं था तब तक सारे वर्क फुट और इंचेस में होते थे, ठीक है। लेकिन जब मीट्रिक सिस्टम आ गया तो अब सारे इंजीनियरिंग मीट्रिक सिस्टम में होते हैं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर, 1 मीटर में 3.281 फीट होता है ना। 1 मीटर में आपने देखा यहां पर 3.281 फीट होता है। अगर आपसे एरिया कहा जाए कि भाई एरिया हमें 1 स्क्वायर मीटर कितने स्क्वायर फुट में होगा, तब हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1 स्क्वायर मीटर, 1 स्क्वायर मीटर याद रखिए, 1 स्क्वायर मीटर बराबर होता है 10.76 स्क्वायर फुट के, ठीक है। अगर कोई चीज स्क्वायर मीटर में गिवन है और आपको स्क्वायर फुट में कन्वर्ट करना है तो 10.76 से आप उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तब वो आपका स्क्वायर फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लियर है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है डियर 16 नंबर पर, स्क्वायर मीटर भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर मान लीजिए कोई लेंथ है आपका, वो जो है जिसमें है आपको गिवन है 10.76 स्क्वायर फुट के बाद अगर कोई लेंथ है जो आपको गिवन है मीटर में या यार्ड में, ठीक है। तो चलिए उस पर आगे डिस्कस करते हैं अभी जो है। इसके बाद आगे जो है मान लीजिए एक जिसे बोलते हैं बिस्वा जो है, एक बिस्वा जो होता है वो कितना होता है। ओके, उसके पहले जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं हेक्टेयर। हेक्टेयर क्या होता है? 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर HECTARE, आपको पता है डियर ये एरिया का यूनिट है हेक्टेयर, जो कि क्या होता है 10,000 स्क्वायर मीटर के बराबर होता है। 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 स्क्वायर मीटर के इक्वल होता है हेक्टेयर। 100 मीटर बाई 100 मीटर का एरिया 1 हेक्टेयर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, अगर इसके बाद बात करें एकड़ की डियर, एकड़, 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मच, 1 एकड़ इक्वल टू हाउ मच अगर बात करें डियर तो 1 एकड़ में जो है कितना आपका 4,840 वर्ग गज का होता है। ये 4,840 स्क्वायर यार्ड का होता है, ठीक है, स्क्वायर यार्ड का होता है। और अगर बता दें आपको 1 यार्ड में होता है 0.9144 मीटर, तो 1 इसका स्क्वायर कर देंगे लगभग 0.84 आएगा। 0.84 से आप डिवाइड कर देंगे तो यार्ड जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 4,840 वर्ग गज में आ जाएगा। अगर हम इसको जो है चेंज करें स्क्वायर फुट में, ये आ जाएगा लगभग आपका 43,560 स्क्वायर फुट में कन्वर्ट हो गया ये।
ओके। और इसके बाद अगर बिस्वा में देखा जाए इसको, तो ये 32 बिस्वा के बराबर होता है, लगभग 32 बिस्वा। सुना होगा आपने गांव में, यूपी की बात कर रहे हैं, बिस्वा 32 बिस्वा के बराबर लगभग ये होता है। ओके, वहीं एक बिस्वा जो होता है उसको जान लेते हैं बिस्वा क्या चीज होता है। देखिए बिस्वा कैसे आपका आया यहां पर। बिस्वा को जानने से पहले अब एक चीज और जानना पड़ेगा हमें पहले कि लठ कहते नहीं, ए लठ पड़ेगी, तो एक लठ, लट्ठा, एक लाठी जिसे कहते हैं, अपने यूपी में लाठी बोलते हैं। तो लाठी की लंबाई कितनी ली जाती है? एक लट्ठा जो होता है, 1 लट्ठा, LATTHA, एक लट्ठा जो होता है डियर, वो 99 इंच का लिया जाता है, 99 इंचेस। ओके, ये आई में कर दे रहा हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। 99 इंचेस, 99 इंचेस को क्या लिख सकते हैं आप? 8 फुट 3 इंचेस। ठीक है, ये फुट का सिंबल है, इंचेस का सिंबल है। ठीक है, 12 8 जा 96 और 3, 8 फुट 3 इंचेस का एक लठ होता है। एक स्क्वायर लठ जो होता है, 1 स्क्वायर लठ, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, 1 स्क्वायर लठ करने पे जो डायमेंशन हमें मिलती है उसको बोलते हैं एक बिस्वासी, नॉट बिस्वा, उसको बिस्वासी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक बिस्वासी, BISWASI। ओके, अब एक स्क्वायर लट्ठा हो गया। अब 20 स्क्वायर लट्ठा अगर करें इसको, 20 स्क्वायर लट्ठा, 20 स्क्वायर लट्ठा इज इक्वल टू हाउ मच? तो ये 20 विश्वासी हो जाएगा डियर, 20 विश्वासी। और 20 विश्वासी का आप ध्यान दीजिए, इसी को बोलते हैं एक बिस्वा, 1 बिस्वा इसको बोलते हैं, हमेशा याद रखिए। और ये 1 बिस्वा जो होता है डियर, वो 1361.25 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, 1361.25 स्क्वायर फुट इसके बराबर होता है ये। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, जो बिस्वा होता है, पूछा जाता है ना कि भाई कितना बिस्वा है, गांव में अक्सर आपने देखा होगा, तो गांव में बिस्वा उस्वा में खेतों तो जो है मेजर किया जाता है। तो बिस्वा आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हैं, एक सर्वेयर हैं, एक सिविल इंजीनियर के स्कॉलर हैं। तो भले ही आप जॉब में हो या ना हो, कुछ भी हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं तो जो है वो आपका जो है जरूरी है आपको जाना। ठीक है, और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं डियर, उसको भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके पहले जो है मैं आपसे अब फिर क्या है, सिर्फ एक बार मैं कहूंगा बात कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल मैकेनिकल सिविल को, जेनिक मैकेनिकल सिविल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आप तक मिलती रहे। ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, लव यू, बाय बाय, थैंक यू क्लास, थैंक यू ऑल।